अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब आप लोग को आइडिया होगा कि हम जब कहते हैं कि आप लोग जब कभी भी सॉफ्टवेयर करते हो, तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हम आप लोग कहते हैं कि आप लोग क्या यूज़ करो, एसडीएलसी यूज़ करो। एसडीएलसी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड हमें क्या मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। सही। अब क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हमें एसडीएलसी के थ्रू क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास जितने भी एसडीएलसी के स्टेप्स है, जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का स्टेप है, आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का स्टेप है, आपके पास हाई लेवल डिज़ाइन का है, लो लेवल डिज़ाइन का है, आपके पास कंस्ट्रक्शन है, आपके पास कोडिंग है, आपके पास मेंटेनेंस है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है। ईच एंड एवरी स्टेप में आपके पास क्या है, आप क्वालिटी के स्टेप्स को फॉलो करते हो ताकि एट द एंड आपके पास एक अच्छा क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट आपको मिल सके। सही। तो इसीलिए जब कभी भी हम आपको कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो एसडीएलसी स्टेप्स, क्योंकि वो आपको क्या अचीव करके देते हैं, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अचीव करके देता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि आपके पास क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या था, उसमें हमने डिटेल में स्टडी किया था कि आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में आपके पास आ गया था प्रोसेस, आ गए थे प्रोडक्ट, आ गया था आपके एनवायरनमेंट, आ गए थे आपके सिचुएशन, जिसके ऊपर आपने क्या करनी है, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लानी है। कि उसको अगर आप कोई प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो उसको किस तरह से काम करोगे कि वो आपके पास एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट हो। फिर हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था, प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कस किया था। प्रोसेसेस क्या है कि जितना अच्छा आप उसका एक प्रोसेस क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पे काम कर रहे हो, तो लॉगिन के जितने अच्छे आप प्रोसेस डिफाइन करोगे कि लॉगिन करने के लिए आपने कोई वेबसाइट अगर पे लॉगिन करना चाह रहे हो या जीमेल पे आप जाना चाह रहे हो, तो जीमेल के आप क्या करोगे, पहले गूगल ओपन करोगे, गूगल पे आप अपनी जीमेल आईडी ओपन करोगे। अगर वो आपके पास आप लॉग आउट हो तो लॉगिन करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी दोगे, पासवर्ड दोगे, फिर क्या हो जाओगे आप लॉगिन। तो वो आपके क्या होगे, आपके प्रोसेसेस आपने डिफाइन कर दिया। तो जितना अच्छा आप प्रोसेस डिफाइन करोगे उतना अच्छा आपको एट द एंड क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या है, लॉगिन। ठीक है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करे। उसके अलावा हमने अपने सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस पढ़े थे कि आपके पास क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मैयर नहीं कर सकते। तो विद द हेल्प ऑफ आप सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, मैयर कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस में क्या हम क्या मैयर करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को मैयर करते हैं। क्योंकि आपके पास जितने भी एसडीएलसी स्टेप्स हैं, आप अगर रिक्वायरमेंट्स पे काम करो तो वहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आएगी। अगर आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन पे काम करो, वहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आएगी। लो लेवल डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी, लो उस पे हाई लेवल डिज़ाइन पे काम करो, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आएगी। लो लेवल डिज़ाइन पे काम करें, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आएगी। आप कंस्ट्रक्शन पे काम करें, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आएगी। तो उन सब चीज़ों को किस तरह से आप मैयर करोगे? अगर आपको याद हो, हमने सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि किस तरह से हम स्टेप्स को यूज़ करके, आपके पास क्या था, फंक्शनल पॉइंट था, फंक्शन एनालिसिस पॉइंट है, जिसको यूज़ करके हम अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को क्या करते हैं, मैयर करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिटी है कि नहीं। उसके अलावा अगर आप कोड में चेक करते हो तो कोड में किस तरह हमने फंक्शन पॉइंट को यूज़ किया था कि आपका कोड क्या होगा, कम से कम लाइन ऑफ कोड होना चाहिए, कम से कम वहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप किसके थ्रू मैयर करते हो, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के थ्रू मैयर करते हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमने फ्रेमवर्क को स्टडी किया था कि आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद है। आप फिर उस फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स कर लिए होंगे तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फ्रेमवर्क से किस तरह से काम करते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको एसआरएस मिल जाता है, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट स्टडी कर लेते हो। रिक्वायरमेंट स्टडी करने के बाद आप डिफाइन करते हो कि आपको कौन कौन सी वो चाहिए, क्वालिटी किस तरह की चाहिए। ठीक है। आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट में कौन सी क्वालिटी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको यूजेबिलिटी चाहिए, आपको मेंटेनेबिलिटी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए। वो सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर देते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी ये क्वालिटीज़ आपने अचीव करनी है। तो जब वो आप डिफाइन कर लेते हो कि आपके पास ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटी फैक्टर्स हैं, आप इन चीज़ों को जब डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद फिर आप उसके सिनेरियोज डिफाइन करते हो कि आपको ये जो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो किस बेस पे चाहिए, मेच्योरिटी की बेस पे चाहिए, आपको फॉल्ट टॉलरेंस की बेस पे चाहिए, आपको एरर टॉलरेंस की बेस पे चाहिए, आप वो डिफाइन करते हो। फिर जब दूसरी रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हो, उसका आप क्वालिटी एट्रीब्यूट स्टडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्लीटनेस चाहिए, तो कंप्लीटनेस पे किस बेस पे चाहिए, आप उसका क्या करते हो, क्वालिटी के सब फैक्टर्स या उसके सब क्राइटेरियाज डिफाइन कर देते हो। जब वो सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद फिर आप क्या करते हो, अपना मॉडल डिफाइन करते हो। डिफरेंट मॉडल्स हमने जो था क्लास में पढ़ा था, आपके पास आईएसओ का एक मॉडल आई थिंक स्टडी किया था, मैकॉल्स का मॉडल स्टडी किया था, बाकी आपको असाइनमेंट्स दी थी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कौन कौन से मॉडल किस तरह से काम करते हैं। तो वो जब आपने अपने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए और सब क्वालिटी फैक्टर्स डिफाइन कर दिया, सब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, उसके बाद आप अपना मॉडल डिस्कस करते हो कि हम कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले। मैकॉल मॉडल यूज़ करेंगे, आईएसओ का मॉडल
मॉडल यूज़ करेंगे, इवॉन्स मॉडल यूज़ करेंगे, वो आप पे डिफाइन कर देते हो कि विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हम जो है क्वालिटी को अचीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने स्टडी किया, आपके पास आ गया था सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स किस तरह से करते हैं, उसमें हमारे पास प्रोसेसेस को किस तरह से मेजर करते हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से मेजर करते हैं और प्रोजेक्ट को किस तरह से मेजर करते हैं। उसके लिए हमने 2 टूल स्टडी किए थे, हमारे पास एक साइज़ था और एक हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड पॉइंट एनालिसिस था, या आप उसको फंक्शन एनालिसिस के नाम से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस। अब हमने, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर 5 में, कि आप लोग को क्वालिटी अचीव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके पास क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है एंड आपके पास टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया कि टेस्टिंग को किस तरह से अचीव करके हमें क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट करते हैं, वहाँ पे हम अपने जो डिफेक्ट्स हैं, हमारे पास जो एरर्स हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। जब आपको एरर्स मिल जाते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग के मेथड्स पे आप डिफाइन करते हो, वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करोगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, फिर उनके कौन से मेथड्स को यूज़ करके आप अपने एरर को क्या करते हो, रिमूव करते हो। तो वो आप क्या करते हो, जब एरर रिमूव हो जाता है, आपको क्या मिलती है, आपको क्वालिटी मिल जाती है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि ये आपके पास प्रोडक्ट पे फोकस करती है कि आपके पास आपको एक करेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब वो करेक्ट प्रोडक्ट कैसे मिलेगा कि जैसे आपने टेस्टिंग अचीव कर ली, वहाँ से एरर्स रिमूव कर लिए, जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब रिमूव हो गए, तो आपका क्या हो गया, आपको एट द एंड एक क्या मिल गया, एक करेक्ट प्रोडक्ट मिल गया, विच इज़ क्या हो गया, आपको क्वालिटी कंट्रोल हो गया। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि हम यहाँ पे प्रोसेसेस पे डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रोसेसेस कैसे होंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेसेस को डिफाइन हम यहाँ पे करते हैं कि प्रोसेसेस हमारे पास कैसे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन पे काम करते हैं कि अगर फ्यूचर में जब हमने प्रोडक्ट जो है यूज़र को दे दिया है, उनके सिस्टम में जाके इंस्टॉल कर दिया, तो जब आपके प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एरर आ जाते हैं, तो वो किस तरह से उन एरर्स को प्रिवेंट करेगा, किस तरह से उन एरर्स को स्टॉप करेगा। तो आज का हमारा लेक्चर है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या है कि ये आपके प्रोजेक्ट को या आपके प्रोसेसेस को क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, उनको ट्रैक कर रहा होता है कि क्या आपने जो प्रोसेसेस डिफाइन किए, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस हैं, आपके मेथड्स हैं, उसको उसके ऊपर ये इंश्योर होता है कि आपको क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिला है कि नहीं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कहा है कि आप लोग जब क्या करते हो, एसडीएलसी को फॉलो करते हो, इट मीन्स आपको क्या मिला है, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ पे जितने भी एसडीएलसी जो आपका सिस्टम डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, आप उसको चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो आपने प्रोसेसेस सही बनाए हैं कि नहीं, उस पर सही काम किया है कि नहीं। तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। इट मीन्स कि आपने क्या अचीव कर लिया, क्वालिटी एश्योरेंस अचीव कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आपकी जो प्रोसेसेस हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसको मॉनिटर करते हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस कौन से, जो आपके क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, आपके एसडीएलसी जो है, उस पे जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ईच एंड एवरी प्रोसेस को आप जाके चेक करते हो कि कौन कौन सा प्रोसेस किस तरह से काम कर रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट्स किस तरह से डिफाइन की, उसको डिफाइन करने के बाद आपने क्वेश्चन एरिया किस तरह से किया, सर्विस किस तरह से किए, फिजिबिलिटी स्टडी किस तरह से की, और फिर किस तरह से आपने उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की। फिर उसके बाद आगे आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जिसमें आपके पास हाई लेवल डिज़ाइन आ गया, किस रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करने के बाद आप किस तरह से उसका हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करोगे। फिर कंस्ट्रक्शन किस तरह से करोगे, फिर लो लेवल डिज़ाइन किस तरह से करोगे, फिर कोडिंग में आपके पास आ गया कि आप कोड किस तरह से लिखोगे, कम से कम लाइन ऑफ कोड में लिखोगे, कोड को रिव्यूज़ किस तरह से करोगे। तो ये सारे स्टेप्स फिर आप क्या करते हो, आप इन प्रोसेसेस को जब मॉनिटर कर रहे हो, इन प्रोसेसेस को जब आप चेक करो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी एश्योरेंस पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस में बेसिकली हम क्या, आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या क्या गोल्स है, क्या क्या हमारा जो प्रोडक्ट है किस तरह की एक्टिविटीज़ डिफाइन करेगा, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को अचीव करेगा, उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास कहाँ पे करते हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस में करते हैं। सही, तो जैसे अभी प्रीवियस स्टेप में कहा कि हम अपने जो प्रोसेसेस पे डिफाइन करते हैं, किसके जो अपने डेवलपमेंट के प्रोसेसेस है उस पे काम करते हैं, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको इंश्योर करते हैं कि जो आपके प्रोसेसेस हैं उनकी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए, आपका जो डेवलपमेंट मेथडोलॉजी आ गया, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब सिर्फ एसडीएलसी का सिर्फ प्रोसेस नहीं है, मतलब आपके जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, हाई लेवल डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन, लो लेवल डिज़ाइन, उसके अलावा जो आपके
प्रोसेसेस है उस पे भी आप डिस्कस करते हो कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से डेवलप्ड होगा, इसके ऊपर किस तरह से प्रोसेसेस आपने किया, मैनेजमेंट के ऊपर आप डिस्कस करते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से कॉन्फ़िगर करोगे, आपके पास यहाँ पे एस्टिमेशन आ गई, आपके पास डिज़ाइन आ गए, तो ये सारे स्टेप्स क्या हैं आपके पास डेवलपमेंट के प्रोसेसेस है। और इन जब प्रोसेस की बात आप यहाँ इस ज़हन में रखें कि जब कभी भी प्रोसेस की बात आए क्वालिटी में, तो इट मीन्स हम किस पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करें कि आप अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की ईच एंड एवरी प्रोसेस को जाके डिस्कस करते हो, तो इट मीन्स क्या है, आपने क्या किया, क्वालिटी एश्योरेंस को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। सही। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि वंस प्रोसेस हैव बीन डिफाइंड, जैसे ही आपका प्रोसेस डिफाइंड हो गया, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया है कि आपने इस प्रोसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अचीव करना है या अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट करने हैं, उसको आपने डिफाइन करने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टेप स्टार्ट होते हैं कि आप उस प्रोसेसेस जो आपने डिफाइन किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसमें देखते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपने डिफाइन किया और उसको डिफाइन करने के बाद फिर आप उसको किस तरह से इम्प्रूव करोगे, अपने प्रोसेसेस को, कोई एरर्स है, वीकनेस है, तो उनको किस तरह से इम्प्रूव करोगे। तो ये दो स्टेप्स आपके पास क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स है कि जैसे ही आपने अपने प्रोसेस को डिफाइन कर दिया और अपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आप लॉग इन पे काम कर रहे हो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट पे आप काम करो, तो इसके लिए आपने प्रोसेस डिफाइन कर दिया कि मेरा ये प्रोसेस है, ठीक है, कि मैं किस तरह से यूज़र नेम लूँगा, लास्ट नेम लूँगा, पासवर्ड आएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा और यूज़र किस तरह से उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक आएगा और फिर रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो आपने डिफाइन कर दिया प्रोसेस और फिर आपने उस पे काम कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर दिए। तो जैसे वो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने क्वालिटी एश्योरेंस का काम स्टार्ट कर दोगे, चेक करोगे उस पे जाके कि जो आपने प्रोसेस डिफाइन किया इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई एरर तो नहीं रह गया आपके पास। जब वो आपको चेक हो गया, एरर डिफाइन हो गए हैं, तो उसके बाद आप फिर उसको चेक करोगे कि किस तरह से इस प्रोसेस में एरर को रिमूव करें और किस तरह से इसको आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगेन यहाँ पे कहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस किस पे फोकस करती है, हमारे प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करती है कि हमारे प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस किस तरह से काम करती है। और हमारी ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, हमारे पास प्रिवेंशन ओरिएंटेड है। आप लोग दो चीज़ें याद रखो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस दो चीज़ों पे काम करती है, एक तो प्रोसेसेस पे काम करती है और दूसरा प्रिवेंशन पे काम करती है कि फ्यूचर में अगर आपके पास इस प्रोसेस में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो किस तरह से इसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है, एरर को प्रिवेंट करेगी। तो ये आपके पास क्या होगी, क्वालिटी एश्योरेंस में हम काम करते हैं। सही। तो ये आपके पास क्या है कि हम स्टार्ट से कह रहे हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है या आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट के प्रोसेसेस को डिफाइन करोगे उतना अच्छा आपको एट द एंड एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करें। तो जितने अच्छा आपने अपने प्रोसेसेस डिफाइन किए, उसको इम्प्लीमेंट किया, उस पर काम कर लिया, तो एट द एंड आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अच्छा प्रोडक्ट का मिलने का मतलब है आपको क्या हुआ, आपका क्वालिटी कंट्रोल हो गया, आपके पास अब कोई इश्यूज नहीं है, आपके प्रोडक्ट पे भी काम हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करे, आप एक चीज़ पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे चीज़ पे भी काम हो जाएगा। सही। उसके अलावा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस किस किस एक्टिविटीज़ पे काम करती है, आपने अपने प्रोसेस को डिफाइन कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एडल्ट किया, मीन्स वहाँ पे आपने रिव्यूज़ किए, आपने उसकी वीकनेस को फाइंड किया कि क्या-क्या वीकनेस है, उनको रिव्यूज़ किए, उनको एस्टिमेट किया और उसके बाद फिर आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अब ट्रेनिंग यहाँ पे मीन्स क्या है कि आप लोग जब यहाँ पे वो कर रहे रिव्यूज़ कर रहे हो, तो नए आपके टीम मेंबर्स आ गए हैं, उनको तरीका नहीं आता, तो आप उनको ट्रेन करोगे। या अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिफाइन करते, तो आप जब अपने क्लाइंट को सेंड करते, तो उनको ये आइडिया पता नहीं कि किस तरह से करते, तो आप उनको फिर ट्रेन करते हो कि ये इस तरह से करते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस है कि किस तरह से आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की 2 चीज़ें काम है। 2 चीज़ों को याद रखना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने जो प्रोसेसेस है, ठीक है, उस पे काम करते हो और प्रोसेसेस पे काम मीन्स हो रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, प्रिवेंशन हो रही है। प्रोसेसेस पे क्या काम हो रहा है कि आप उसको डिफाइन करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो और डिफाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद आके उस पे आप क्या करते हो, उसकी वीकनेस डिफाइन करते हो और अगर वीकनेसेस आ गई हैं तो उसको करेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो आप समटाइम्स उसको चेक करते हो कि किस तरह से इस प्रोसेस को और इम्प्रूव किया जाए। तो ये सारा काम आपके पास कहाँ होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में होता है। और जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी कंट्रोल भी हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इश्यूज नहीं आएगा और आपको एट द एंड क्या मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक।
तो अब आपके पास आती है डेफिनेशन ऑफ अ गुड डिज़ाइन कि आपको किस तरह से आपको एट द एंड एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके पास जो डिज़ाइन है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बार-बार चेंज होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन भी याद हो, तो वहाँ पे हमने कहा था कि डिज़ाइन इज़ अ विकेट प्रॉब्लम। विकेट प्रॉब्लम क्यों है कि बार-बार यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आ रही होती है। तो हमें ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है कि वो फ्लेक्सिबल हो। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके साथ किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा, उनके साथ किस तरह से इंटीग्रेट होगा। तो हमने इन सब चीज़ों को ज़हन में रख के अपना डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने यही बात की है कि आपका जो डिज़ाइन ऐसा क्रिएट करे कि जब जब वो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आएँ तो उनके साथ आराम से फ्लेक्सिबली क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। उसका स्ट्रक्चर आप अच्छा क्रिएट करें, उसको एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन क्रिएट करें, ठीक है? ताकि आपको एट द एंड जो है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, कोई और एरर आ जाता है, तो आप ईज़िली जाके अपने डिज़ाइन को चेंज करो और वो आपके पास जितने भी बाकी स्टेप्स हैं, उसके साथ जाके ईज़िली फ्लेक्सिबली कनेक्ट हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है? उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपके पास जो बिज़नेस है वो ऑलवेज़ चेंज हो रहा होता है, एक्सपेंड हो रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक गेम बनाई है, ठीक है? आपने अब गेम बनाई तो हमेशा वो गेम जो होती है वो एज़ इट इज़ नहीं रहती, आप उसमें अपडेशंस ला रहे होते हो। तो अब आपने कोई अपडेट लाए हो और वो अपडेट आपके पास जो प्रीवियस ऑलरेडी गेम पड़ी है उसको क्या करिए, अफ़ेक्ट करिए, उसमें जाके उसके साथ ये प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हो रही, उनके साथ जाके वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रही। तो इट मीन्स क्या है कि आपका डिज़ाइन आपने सही नहीं बनाया, वो कम्प्लेक्स डिज़ाइन क्रिएट किया था। अगर वो ईज़िली उसके साथ जाके डिप्लॉय हो गया, उसके साथ जाके कम्युनिकेट करा, इट मीन्स आपके पास क्या एक डिज़ाइन, आपने एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है? तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग। ये बात तो आपको याद पता हो जानी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स किसी भी आप कह तो देते हो कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई है, आपने फिक्स कर दिया, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स की किसी ना किसी वजह से चेंज होने लगती है। तो अगर आपके पास डिज़ाइन आपके पास फ्लेक्सिबल हुआ, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिफाइन की थी वो आराम से जाके उसके साथ क्या होंगी, फ्लेक्सिबली इंटीग्रेट हो जाएंगी, आराम से उनके साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास अगर अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आपका डिज़ाइन शुड भी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जब आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई नया रिक्वायरमेंट आ रहा है, कोई नई रिक्वायरमेंट आ रही है तो इट मीन्स कोई नई टेक्नोलॉजी की बेस पे आ रही है। आपके जो पुराना वर्जन है वो ओल्ड हो चुका है, आप उसको नई चीज़ के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल्स यूज़ करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, ताकि आपका डिज़ाइन जो है एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन क्रिएट हो। सही। अब यहाँ पे इन्होंने कहा गुड डिज़ाइन, कि अब गुड डिज़ाइन आपके पास क्या है? अब यहाँ पे गुड डिज़ाइन क्या है कि आपके पास एक लाइन ऑफ कोड जो हो वो कम लाइन ऑफ कोड क्रिएट किया हो। दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो एरर्स है वो आराम से डिटेक्टेबल हो जाए, आपके पास समझ आ जाए कि कौन-कौन से एरर्स है, वो एरर्स आपके पास आराम से रिमूव हो जाए और एट द एंड आपके पास जो है कोड एक अच्छा मेंटेनेबल कोड बन जाए। तो वो आपके पास क्या होगा, एक अच्छा कोड होगा, ठीक है? उसके अलावा इन्होंने कहा है कि अच्छा कोड बनाने के लिए क्या है कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, कि जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की होगी, जैसे कि आपके पास कंस्ट्रक्शन हो गई, तो कंस्ट्रक्शन पे जितना अच्छा आपने काम किया होगा उतना अच्छा आपके पास क्या बनेगा, एक कोड अच्छा क्रिएट होगा। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आप लोग जब कभी भी अपने कोड पे काम करो तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर दो। अब आप लोगों को याद हो हमने फॉर्मल मेथड में फ्लो चार्ट को डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपने कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अगर कोड आपको समझ नहीं आ रहा तो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट आप अपने टीम मेंबर्स को समझा सको कि इस तरह से कोड क्रिएट हुआ, इस तरह से हमने प्रॉब्लम्स को क्या किया, डिटेक्ट किए, ठीक है? तो उसके लिए अगर आपके पास वहाँ पे डिटेल फ्लो चार्ट बन जाता है तो वो अच्छा आपके पास स्टेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इन्होंने कहा है कि जितनी भी आपके पास एरर हैंडलिंग के स्टेप्स है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपने कोड को, कि आपके जब कोड आप क्रिएट कर लो तो वहाँ पे एरर हैंडलिंग के जितने भी प्रोसीजर्स है, जितने भी स्टेप्स है, वो उसको आपके जो कोड है उसको एरर को क्या करे, कंट्रोल कर सके, एरर को डिफाइन कर सके, ठीक है? यहाँ पे दूसरी इन्होंने बात की मिनिमाइज करनी है अपने आप की अपनी कम्प्लेक्सिटीज़ को। वो किस तरह से, आप जिस तरह मिनिमाइज करोगे अपनी कम्प्लेक्सिटी को तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो मेंटेनेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, जब आपके पास इनहेरिटेंस अगर आपके पास आ रही है, बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस आ रही है, तो उसको आप कोशिश करो कि कम से कम इनहेरिटेंस यूज़ करो, ठीक है? आपके पास वहाँ पे अगर आपके पास इनकैप्सुलेशंस हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा काम हो रही है, तो उसको कम से कम करने की कोशिश करें। या अगर आपके प्रोग्राम में इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोग्राम में इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को आप फिर क्यों यूज़ करें, मत यूज़ करें, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करें।
करें कि उसकी कम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करें। अगर इनहेरिटेंस यूज़ भी करनी है तो उसको कम से कम यूज़ करें या उसको ज़्यादा अच्छा डिफ़ाइन करें ताकि आपको फ्यूचर में जाके उसकी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो जब आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर लोगे तो इट मीन्स क्या आपके पास एक गुड डिज़ाइन बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स से इन सब चीज़ों पे काम किया होगा, तो कोडर्स जो आपके पास आएँगे वो इस चीज़ को उठाएँगे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन को और उस पे ईज़िली क्या करेंगे कोड कर सकेंगे। ठीक हो गया? बस ऐसा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट पे क्या आते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किए हैं कि मिसकम्युनिकेशन या कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है? मिसकम्युनिकेशन या कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को जाके इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं, स्पेसिफिकेशन कर लिया, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का जो काम है, ये जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की है वो आपकी जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही। तो आपकी टीम मेंबर्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रही या आपकी रिक्वायरमेंट की टीम आपके साथ आके विद डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं। या एसआरएस की टीम ने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं बनाई हुई जिसके थ्रू आपकी बाकी टीम मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली यहाँ पे काम क्या करना है। तो इट मीन्स क्या है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे काम को थोड़ी देर रोक दें, अपने टीम मेंबर्स से जाके डिस्कस करें, ताकि डिस्कशन के थ्रू आपके पास क्या हो रही होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है। कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो डिफरेंट आपको आइडियाज़ मिल जाएँगे कि इस स्टेप्स के थ्रू आप काम कर लें। या किसी रिक्वायरमेंट्स में आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ प्रॉब्लम है, ये रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली डिफाइन हो सकता है आपकी जो रिक्वायरमेंट टीम है, आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टीम है, उनसे वो चीज़ रह गई हो। तो आप उनसे जाके डिस्कस करो कि ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है या हमें इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप जाके क्या करो डिस्कस करो। जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आपका प्रोजेक्ट जो है क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास सेकंड है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे आपके पास आ गए कि आपने अगर समटाइम्स क्या होता है कि आप जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ छोड़ देते हो। अब आप आगे जो इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके पैटर्न्स पढ़ेंगे कि अपने सिस्टम को आप लोग किस तरह से डिज़ाइन करोगे, क्लाइंट सर्वर करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन करोगे या किस तरह से अपने सिस्टम को डिस्कस करोगे। तो वो भी आपके पास किस बेस पे होती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। आप उसको स्टडी करके देखते हो कि आपके क्लाइंट को किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। क्लाइंट सर्वर बेस पे चाहिए, आपकी क्लाइंट को पाइप फिल्टर्स बेस पे डिज़ाइन चाहिए। तो वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लाइंट को वो चाहिए था, पाइप फिल्टर्स डिज़ाइन चाहिए था, लेकिन आपकी टीम मेंबर्स ने क्लाइंट सर्वर क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा क्योंकि आपने अपना पूरा सिस्टम अब उस तरह से क्रिएट कर दिया। एट द एंड आपको पता चला कि हमें क्लाइंट सर्वर नहीं क्रिएट करना था, हमें तो दूसरा पैटर्न फॉलो करना था। तो फिर उसको दोबारा से उसको काम करना, उसको एरर्स रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाता है। ठीक है? तो आपको स्टार्ट से ये चीज़ें जो है डिस्कस करनी होंगी कि कौन-सा चीज़ आपको किस तरह की चाहिए। ठीक है? या फिर आपके पास डेटाबेस के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, आपकी कम्युनिकेशंस के बारे में होती है। आप उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करो ताकि एट द एंड आपको ये एरर्स ना आएँ। ठीक है? फिर आपके पास आती है प्रोग्रामिंग एरर्स। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग एरर्स फिर वही बात हो गई कि आपने हो सकता है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स टीम मेंबर्स हैं, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं की। तो आपके जो डिज़ाइनर्स हैं, आपके जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने भी हो सकता है उनसे ये चीज़ इग्नोर हो गई हो और उन्होंने उस पे काम स्टार्ट कर दिया हो। इग्नोर क्यों हुई होगी? क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, उन्होंने उनसे जाके डिस्कस नहीं किया। तो प्रोग्रामर भी जो है उसी चीज़ पे क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपने जो है प्रोग्रामिंग गलत की है। आपको तो वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ठीक है? या फिर समटाइम्स ये होता है कि आपकी बाकी टीम मेंबर्स ने सही काम किया होता है, आपके प्रोग्रामर्स को समझ नहीं आ रही होती कि हमने ये करना क्या है, लेकिन वो स्टिल डिस्कस किए बगैर आपका कोड क्रिएट कर लेते हैं या उनका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो एट द एंड आपको क्या पड़ता है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है? तो जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चर्स पे प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने टीम मेंबर से डिस्कस करें। अगर बाकी टीम मेंबर्स नहीं तो अपने कोडिंग जो कोलीग मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस करें कि क्या-क्या वजूहात है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं बन रहा, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है, प्रोग्रामिंग एरर्स है। या इस तरह से जैसे अभी हमें पीछे पढ़ा है कि जहाँ पे आपको इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको एनकैप्सुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ की हुई है। तो क्या हुआ, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आ गया चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप
जब कभी भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि किसी भी फ़ेज़ पे जाके आपके पास रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट टीम ने जितनी भी अच्छे सर्वे किया हो, जितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन किसी भी फ़ेज़ पे हो सकती है जाके चेंज। हो सकता है आपकी बीच में कोई जाके चाहो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी में कोई नई अपडेट्स आ गई हैं, तो अब उसकी बेस पे आपको फिर रिक्वायरमेंट चेंज होगी। आपने कोई टूल यूज़ कर रहे हो या कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, उसके लिए कोई नई अपडेट्स आ गई, तो उसके लिए फिर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स किसी भी फेज़ पे चेंज हो सकती है। तो आपका डिज़ाइनर को चाहिए कि ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करे कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोडर्स को चाहिए कि ऐसी कोडिंग करे कि वो आपके पास कोड फ्लेक्सिबल हो, ताकि जब आपके न्यू कोड उसमें डालो तो वो आराम से जाके उसमें जाके वो क्या हो सके, बिल्ड हो सके, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि फ्रॉम डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, ठीक है? आपके पास जब रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जब डिज़ाइन आपने कर लिया होता है, उस पे बेस पे आपने डिप्लॉयमेंट कर ली होती है। तो समटाइम्स सिचुएशंस क्या होते हैं कि आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर क्या होता है, उसको रिजेक्ट करना पड़ता है और फिर से काम स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। सही हो गया? तो इसलिए आप इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करो, इस तरह से अपना कंस्ट्रक्शन का काम क्रिएट करो, ताकि फ्यूचर में जब आके प्रॉब्लम्स आए तो वो आपके पास जो या रिक्वायरमेंट चेंज हो तो वो ईज़िली फ्लेक्सिबल हो आपके डिज़ाइन के साथ, ठीक है? इन अदर केसेस उन्होंने कहा है कि आपके पास जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आपके पास जो एक्जिस्टिंग डिज़ाइन है, इन अदर फेजेस में वी सिग्निफिकेंट चेंज रिक्वायर्ड, sometimes small changes required model may lead to significant changes. अब उन्होंने दूसरा कहा है कि समटाइम्स क्या होता है कि आप जब स्मॉल चेंजेस करते हो, ठीक है, आपको वो ज़रूरत होती है कि अब आपने वो चेंजेस करनी ही करनी है, तो उन स्मॉल चेंजेस की वजह से आपकी जो बाकी जो प्रोजेक्ट है वो उस पर बहुत जाके एरर्स आते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ और सिर्फ आसान हल ये है कि आपका डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल। आप हाई लेवल डिज़ाइन, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में भी डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि किस तरह से आपने डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल क्रिएट करें, फिर उसकी बेस पे जितना अच्छा आपका डिज़ाइन क्रिएट होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, ठीक है? तो इस तरह क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करें, तो जितना अच्छा आपका डिज़ाइन क्रिएट होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, बाकी स्टेप्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे क्रिएट होंगे। फिर हमारे पास आगे लेस स्किलफुल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज की इन्होंने बात की है, किसकी बात की है, प्रोफेशनल्स की बात की है। जो वहाँ पे आपके पास जो प्रोग्रामर्स है, आपके पास जो डिज़ाइनर्स है, इनके पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे स्किल्स होंगे उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जितने आपके स्किल्स अच्छे नहीं होंगे उतने आपके पास क्या होगा, आप अपने जो मार्केट है, मार्केट में जो अपने प्रोजेक्ट वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ से आप क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगी। आपने अपने कस्टमर को देना है तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, डिलेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, अगर आपके पास कोई नया बंदा आया है, कोई नया इंटर्न नहीं आया है, उसके इतने स्किल्स नहीं, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट काम ना दे, उसको अपने टीम मेंबर्स में डाल दे, ताकि उनके भी पास एक्सपीरियंस होता जाए। लेकिन उनको छोटे-छोटे टास्क दें, ये नहीं कि सारा काम आप उनको दे दो और फिर सारा काम आपसे मिस हो जाए, आपका काम जो है टाइम पे कंप्लीट ना हो, ठीक है? तो जब कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करो, सॉफ्टवेयर पे काम करो, तो उन बंदों को सेलेक्ट करो जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास स्किल्स हो। या समटाइम्स कोई न्यू बंदे आते हैं, उनके स्किल्स होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि उन स्किल्स को वो कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो जब अपने जो सीनियर्स के साथ काम करेंगे तो ऑलरेडी उनकी जो स्किल्स है उनको पता चलता जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो इंटर्नी से आपके जो न्यू मेंबर्स हैं उनकी भी स्किल्स जो है इम्प्रूव होते जाएँगे। लेकिन जब भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसमें आपने प्रोफेशनल्स को यूज़ करें, ठीक है? दूसरा आपके पास आ गया अनप्रोफेशनल एटीट्यूड आ गया, कि समटाइम्स आपके पास वो जो एक्सपीरियंस्ड सीनियर्स होते हैं उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब हो जाता है। वो अपने जो बाकी जो काम होता है वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को दे देते हैं, लेकिन उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। उसके ज़्यादा उनके साथ जाके कम्युनिकेट नहीं करते, उनसे रिज़ल्ट्स नहीं लेते कि उन्होंने किस तरह से काम किया, या उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता बाकी टीम मेंबर्स के। मतलब उनका समटाइम्स होता है ना, कुछ ऐसे बहुत स्किलफुल पर्सन्स होते हैं तो वो बाकी जिनके स्किल्स अच्छे नहीं होते वो उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना पसंद करते, कि इनके तो स्किल्स ही अच्छे नहीं है। तो इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपके सीनियर्स का, आपके प्रोफेशनल्स का। उनका अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है एट द एंड अच्छा क्रिएट हो। क्योंकि आपका जब सीनियर्स का एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो आपके जूनियर्स आके आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। कोई एरर आ भी रहा होगा तो वो आपस में ही डिस्कस करके उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि वो एरर्स जो है वो रिमूव करें, वो गलत टेक्निक के थ्रू करें, गलत टूल के थ्रू करें। तो इसलिए आपके जो प्रोफेशनल्स है, जो आपके सीनियर्स है, उनका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए।
सेकंड लास्ट हमारे पास है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। अब स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा, फॉर्मल मेथड में भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी पढ़ रहे हैं, हाई लेवल डिज़ाइन में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने रिक्वायरमेंट चैप्टर सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोडिंग। जो आपके सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में हमने ये मिथ रिमूव कर दी थी कि कोडिंग इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि आप लोग अब देखो कि एसडीएलसी में आपके पास मोस्टली जो काम हो रहा है वो कहाँ काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का ही हो रहा है। सिर्फ कोडिंग लेवल पे जाके या टेस्टिंग पे जाके आप थोड़ी बहुत कोडिंग करके उस पर कोडिंग कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा जो सारा काम क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे प्राइमरी स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होगा उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि समटाइम्स आपके स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो वो उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट होता है। लेकिन वहाँ पे भी कोशिश करें कि उसको डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करने की कोशिश करें ताकि आपके पास कम से कम कम्प्लेक्सिटीज़ आए। लेकिन जब अगर आपके पास लार्ज प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे तो आपने लाजमी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करनी है। क्या हो सकता है आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई स्टेप मिस हो गया, तो वो आपके आगे जाके जब फ्यूचर में जाके अपडेट करो तो बाकी टीम मेंबर्स को भी पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंटेशन हमने की है। और आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनमें भी ये आदत डालने की कोशिश करें कि वो इस डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें। समटाइम्स पीपल्स होते हैं, आपके टीम मेंबर्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी नहीं करते, जस्ट ऊपर-ऊपर से स्टडी कर लेते हैं कि अच्छा बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है क्या, और अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। लेटर ऑन जाके उसमें जब कोई अपडेशंस हो रही है तो वो डॉक्यूमेंटेशन ओपन नहीं करते, क्योंकि उनका क्या मिथ होता है कि हमने क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पे फोकस करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंटेशन अच्छी क्रिएट नहीं होगी तब तक आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं क्रिएट होगा। सही हो गया। लास्ट है हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स। अब आप जो है अपने प्रोजेक्ट को अच्छा क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ कर लेते हैं, फिर उनको टूल्स को जो है हैंडल करना उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से नहीं करना कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टूल्स नहीं यूज़ करने। जो चीज़ आपको चाहिए, जो टूल चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उस चीज़ को उठाएँ और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। समटाइम्स होते हैं वो एक ही टूल के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे ट्रैकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिफरेंट आपके पास वर्जन टूल्स अवेलेबल हैं। तो वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करने लगते हैं, तो वो टूल्स यूज़ करने पे क्या होती है, उनको डिफ़िकल्टी आने लगती है, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को यूज़ करें, सही है? उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा है कि आप टूल्स यूज़ करो, विजुअल टूल यूज़ करो, लाइब्रेरीज़ यूज़ करो, कंपाइलर्स यूज़ करो, डिफरेंट टूल्स आप यूज़ करो। अब उस टूल्स में भी समटाइम्स अपने डिफेक्ट्स होते हैं, आप उस डिफेक्ट्स को स्टडी किए बगैर ही आप उस टूल्स को उठाते हो और अपना काम स्टार्ट कर लेते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हो सकता है उस क्लास लाइब्रेरी में एरर हो, या उस क्लास लाइब्रेरी आपके टूल की आपका जो प्रोजेक्ट है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, स्टिल आप उसको यूज़ करो, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, एट द एंड आपके पास प्रॉब्लम्स आएँगे, एट द एंड आपके पास एरर्स आएँगे, ठीक है? तो वो आपके पास यहाँ पे अगेन आगे की पुअर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, कि आपने स्टार्ट में डिस्कस नहीं किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई लेवल डिज़ाइनर्स में जब आप लोगों ने वो यूज़ कर रहे हैं अपनी आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन या उसके गोल्स एंड कंस्ट्रेंट हेडिंग पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन किया कि आपको कौन-सा वो चाहिए, पैटर्न चाहिए, आपको कौन से सर्वर्स चाहिए, आपको कौन सी लाइब्रेरीज़ चाहिए, आपको कौन-कौन से एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए, वो आपने वहाँ डिस्कस नहीं किया या उसको स्किप कर दिया। तो फिर आपके जो बाकी टीम मेंबर्स को जो टूल्स अच्छा लगेगा वो उठा के उस पे काम स्टार्ट कर देंगे। उससे आपको नुकसान क्या होगा कि आपके पास जो है एट द एंड डिफेक्ट्स किस बेस पे आएँगे, कि हो सकता है जो आपने क्लास लाइब्रेरीज़ जो उठाई हैं और आपने जो स्क्रिप्टिंग टूल्स उठाए हैं वो आपस में कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन चीज़ों को डिटेल में जब तक आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो नहीं होंगी, आपका काम जो होगा उसको इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? तो डेवलपमेंट टूल्स भी जो आप उठा रहे हो वो चेक करो क्या वो आपके टूल के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, वो आपको चाहिए कि नहीं, आप एक्स्ट्रा काम तो नहीं कर रहे, ठीक है? या जो आप टूल उठा रहे हो कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसका कोई नया वर्ज़न आया है तो नया वर्ज़न यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें आपके पास क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप्स है जो आपने चेक करने होते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका लेक्चर था क्वालिटी एश्योरेंस का।
क्वालिटी एश्योरेंस क्या करती है, 2 चीज़ों पे आपने फ़ोकस करनी है, प्रोसेस एंड प्रिवेंशन। ऐसे प्रोसेस डिफ़ाइन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि वो एट द एंड आपको एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दे। और जब वो आपको क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट देगा, आपके प्रोसेस आपने अच्छा डिफ़ाइन किया होगा, तो वो आपके एरर को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है? एरर प्रिवेंट करेगा। दूसरा क्या है कि आप जब प्रोसेसेस पे काम करते हो, आप क्या करते हो, उसको आप डिफ़ाइन करते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है? डिफाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, उसको डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट करने के बाद आप उसको चेक करते हो कि क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो आपके पास क्या होगी, क्वालिटी एश्योरेंस हो गई। तो उसके अलावा आप क्या करते हो, गुड डिज़ाइन पे काम करते हो, गुड कोड पे काम करते हो, और वो आपके पास क्या होता है, इन स्टेप्स के थ्रू आप उसको चेक करते हो कि रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास चेंज हो रही है तो उसको किस तरह से हैंडल करोगे। आपके पास सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी आ रही है तो वो किस तरह से करोगे कि आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना अच्छा आपका काम होगा। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, फिर वही बात आ गई कि जितना अच्छा डिज़ाइन आपने क्रिएट होगा, अगर वो आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो वो अगर चेंजेस आ भी रही हैं, तो अगर अच्छा डिज़ाइन है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है? आप जितने भी अपने टीम मेंबर्स ले रहे हैं, उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए। प्रोफेशनल स्किल्स होने के पास अलावा उनका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए अपने टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितनी अच्छी डॉक्यूमेंट है, आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, जितना अच्छा कोड करो, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत फ़ोकस करना है। जितना अच्छा डॉ देखिए, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स जब सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वहाँ पे एसआरएस बनाना सीखा होगा। पिछले सेमेस्टर में हमने कंस्ट्रक्शन पे काम किया था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाने सीखी है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इस सेमेस्टर में हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़े, वहाँ पे हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरह। तो ईच चाहे आप एसआरएस बना रहे हो, वहाँ पे आपने क्वालिटी के स्टेप्स को यूज़ करना है। आप वहाँ पे हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करें, उसके स्टेप्स को अचीव करना है। आपने अगर कंस्ट्रक्शन काम करो, तो वहाँ पे आपने क्वालिटी के स्टेप्स को अचीव करना है। मतलब आप जिस प्रोसेस पे काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे स्टार्ट में ही हमने कहा था कि आपके पास जो ये एक्टिविटीज़ है आपके पास डेवलपमेंट की, ठीक है? तो उसके प्रोसेसेस पे आप काम करते हो, तो वो आपके प्रोसेसेस क्या हो गए, एसडीएलसी के ईच एंड एवरी प्रोसेस पे आपने काम करना है। फिर जब उसके अंदर जाके आप कंपोनेंट्स पे काम करते हो, तो उसके पे प्रोसेसेस को आप चेक करते हो। तो ये आपके पास क्या था, क्वालिटी एश्योरेंस का लेक्चर था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है?